Hello, good morning everyone. I hope you are doing well. So am I. My name is Abhishek and I welcome you again. So लास्ट टू लास्ट क्लास हमने फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बारे में थोड़ा सा जान लिया था। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डीपीएसपी आया कहाँ से। तो ये हमने लिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से। तो इसका बैकग्राउंड मैंने पहले बता दिया है कहाँ कहाँ से क्या क्या हमने लिया है। तो इसमें क्या है कि जो आर्टिकल नंबर है 36 से लेकर 51 तक आपको आर्टिकल नंबर देखने को मिल जाएंगे। और इसमें जो कि फंडामेंटल राइट्स जो थे वो सारे आदमी को मिल रहे थे, आदमी हो या औरत, जो भी जन्म के आधार पे या फिर जो भी बर्थ है बाय सिटीजनशिप के अनुसार सारे को फंडामेंटल राइट मिल रहे थे। अब हम चलते जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, तो इसमें क्या है कि स्टेट कैन गिव डायरेक्शन बाय लॉज टू फॉर अ वेलफेयर स्टेट, ना कि पुलिस स्टेट। तो इसमें क्या है कि स्टेट जो है हमारा जो गवर्नमेंट है वो एक वेलफेयर स्टेट बनाएगा, कि मतलब कि वेलफेयर स्टेट मतलब क्या कि सबके लिए एक ऐसा जगह जहाँ पे सब खुशी खुशहाल रह सके। लेकिन ये स्टेट पे बाइंडिंग नहीं है कि हाँ आपको ये करना है, लेकिन फंडामेंटल राइट जो था वो आपको था कि हाँ ये सबको मिलेगा ही मिलेगा चाहे कुछ भी हो। लेकिन ये जो जितने भी आपको आर्टिकल्स में देखने को मिलेंगे तो ये बाइंडिंग नहीं है, तो ये नॉन जस्टिसिएबल है। लेकिन वहीं आप देखोगे फंडामेंटल राइट जो कि जस्टिसिएबल है, आप उसके लिए कोर्ट को इन्फोर्स कर सकते हो। और ये जो जितने भी आपको सोशलिस्ट प्रिंसिपल मिलेंगे, सोशलिस्ट मतलब क्या कि सबके लिए बराबर बराबर, मतलब कि एक समाज के क्या है कि सबको बराबर का हक मिलेगा, सबको अच्छा खाना मिलेगा, आप सबको नौकरी मिलेगी। तो ये कुछ सोशलिस्ट प्रिंसिपल जो कि सोसाइटी के हिसाब से लेकर चलने वाला है कि सबको एक वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए। वो क्यों करना जरूरी था? क्योंकि इंडिया आपने देखा है कि बहुत ज़्यादा वास्ट डाइवर्सिटी था इंडिया में। आप देखोगे, आप अगर नॉर्थन साइड ले लो, सदर्न ले लो, ईस्टर्न ले लो, नॉर्थ ईस्टर्न ले लो, तो ये पूरा बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। यहाँ वेस्टर्न में आपको अलग तरह का खाना पहनावा जितने भी आपको देख रहे कल्चर अलग मिलेंगे, ईस्टर्न में कल्चर अलग, नॉर्दर्न में कल्चर अलग, सदर्न में। तो इसको कोऑर्डिनेट करने के लिए इसी में आपको डीपीएसपी में डाला गया था। और सारे उस टाइम पे क्या था कि न्यूली बॉर्न स्टेट थे, कि नए नए ही वो स्टेट बने थे। तो ये इसी वजह से आपको, और उस टाइम पे क्या था कि सफिशिएंट फिनेंशियल रिसोर्स थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि जब हमारा देश बना था तो उस टाइम हमारे पास जितने रिसोर्सेज तो थे वो तो लिमिटेड थे ना, तो उसको कैसे हिसाब से यूटिलाइज करना सोसाइटी के लिए, तो वो इसमें दिया गया है। लेकिन ये आपको आपको पता है कि ये बाइंडिंग नहीं है स्टेट पे, तो उसके लिए आपको ये दिया गया था। तो इसका जो क्रिटिसिज्म है कि जैसे कि मैंने बताया, उसमें जो आप फंडामेंटल राइट्स के अगर कोई इन्फ्रिजमेंट हो रहा है तो उसके लिए आप कोर्ट में जा सकते हो। लेकिन इसमें क्या है कि आप नहीं जा सकते। तो इसमें पहला है नो लीगल फोर्स, तो ये हो गया आपका। और ये इलॉजिकली अरेंज किया गया है, मतलब जैसे तैसे इसमें डाल दिया गया है। और ये इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो एक कंजर्वेटिव है बहुत ज़्यादा, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। तो ये थे इसके क्रिटिसिज्म, आप देख लेना। अब चलते हैं कि सिग्निफिकेंस, इसके फ़ायदे क्या हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा है कि जो स्टेट है उसको कुछ डायरेक्टिव्स मिलता है कि हाँ आप ये करो, तो उसके हिसाब से स्टेट अपने उसको देकर वो करेगा। तो ये स्टेट के लिए डायरेक्टिव्स हो जाते हैं कि हाँ भाई आप ये पॉजिटिव डायरेक्टिव्स क्या है ये करो। और SC ST के लिए जैसे कि आप देख सकते हो कि जो पार्ट 3 में नहीं दिए गए, तो पार्ट 4 में आप जो देखोगे नहीं दिए गए, वो बाहर दिए गए हैं। जैसे कि आपको डीपीएसपी में 36 से लेकर 51 तक आपको पता है पार्ट 4 में दिया गया है, पार्ट 4 में। तो इसमें क्या है कि आप 36 लेकिन 51, तो कुछ आर्टिकल जो है जो कि लगता तो है वेलफेयर स्टेट के लिए, लेकिन ये डीपीएसपी में नहीं दिया गया है। तो जैसे में क्या है कि पहला आपको कि SC ST को सर्विसेज में नौकरी में आपको देना है, मदर टंग में आपको लैंग्वेज प्रोवाइड करना है, जो भी मदर टंग में हो। तो आर्टिकल 350A में हो गया, ये पार्ट 17 में आता है। पार्ट 4 में आता था डीपीएसपी, पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो ये हो गया आपका हिंदी लैंग्वेज और डेवलपमेंट आर्टिकल 351 में। तो ये हो गया आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब चलते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स पे, जो हमने पिछले देख लिया था। अब नेक्स्ट आता है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो जैसे कि आपको कुछ राइट्स मिलते हैं सिटीजन को, तो उसी हिसाब से आपको कुछ ड्यूटी भी करना है। हाँ भाई, जैसे कि आपको मान लो कि आपको कुछ मिल रहा है, तो आपको कर्तव्य बनता है कि हाँ आप कुछ करो। तो ये पहले क्या था कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थे। तो ये हमने कहाँ से लिया है? तो यूनाइटेड सोशलिस्ट सोवियत ऑफ रशिया से हमने लिया है। तो मतलब कि ये डायरेक्टली USSR से लिया है। तो ये 1995 से लेके जब इमरजेंसी लागू था उस टाइम के बीच ये 42nd अमेंडमेंट 1976 में ये इंसर्ट किया गया। किसके कहने पे? मतलब कि उस टाइम जो था वो स्वर्ण सिंह कमेटी के कहने पे ये इंसर्ट किया गया था। तब क्या थे?
7 फंडामेंटल, उन्होंने 10 रिकमेंड किए थे लेकिन 7 ही अडॉप्ट किया गया था। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। इसके कुछ फीचर्स भी है, जैसे कि ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया हैव टू फॉलो। तो ये कोई भी फॉरेनर को फॉलो नहीं करना है, क्या सिर्फ ये बाइंडिंग है सिटीजन ऑफ इंडिया पे। और इसका इन्फ्रिजमेंट के लिए आपको कहीं लीगल मतलब कि जैसे कि आपको कहीं पे आपको कोर्ट नहीं ले जाया जा सकता, आप पे कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। ये बस हाँ कि आपको सिविक ड्यूटी है, आपको निभाना है एक तरह से, लेकिन आप क्यों उस पर आपको जेल नहीं होगा। इंडियन ट्रेडिशन को दिखाता है, मिथोडोलॉजी को दिखाता है, माइथोलॉजी और रिलीजन को। और इसका जो क्रिटिसिज्म है कि नॉट एग्जॉस्टिव लाइक कास्टिंग वोट, इसमें आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे। जैसे कि कास्टिंग वोट ये इसको बना देना चाहिए था, लेकिन इसमें वोट के लिए नहीं दिया गया है। जैसे कि टैक्स के लिए भी नहीं दिया गया है, लेकिन रिकमेंड ये किया गया था स्वर्ण सिंह कमेटी को, जहाँ पे आप देखोगे कि 10 दिए थे, उसमें से ओरिजिनली अडॉप्ट कितने किए गए थे, तो 7। तो ये बहुत डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है। जैसे कि आप एक एक करके देखोगे तो लास्ट में मैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ दिखा दूंगा। तो इसमें जैसे कि कुछ कुछ है, जैसे नोबल मैन, साइंटिफिक टेम्पर। ये साइंटिफिक टेम्पर क्या है, ये कहीं पे मेंशन नहीं है। तो डेवलप कुछ दिया गया है, टू डेवलप अ साइंटिफिक टेम्पर एंड नेशनल स्पिरिट। तो ये कुछ एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ में दिया गया है, जो कि कहीं पे मेंशन नहीं है। और ये एक नॉन जस्टिसिएबल है, ठीक है। दे आर इन पार्ट 4 इंस्टीड ऑफ ये सब आपको जो भी था, जो ड्यूटीज़ है, तो जो कि नॉन जस्टिसेबल, इसको पार्ट 3 में रहना चाहिए था, ना कि पार्ट 4 में। तो ये हो गए हमारे डीपीएसपी। अब चलते हैं अपने इसके सिग्निफिकेंस पे कि क्या फ़ायदा है इसका। तो ये आपको सबसे पहले इंस्पिरेशन बनता है, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन लगता है कि हाँ भाई ये सब ड्यूटीज़ है आपको निभाना है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। और ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। और ये वार्निंग अगेंस्ट एंटी सोशल एंड एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट वार्निंग है। और मैंने पहले जैसे बताया था, वाइल इंजॉइंग फंडामेंटल राइट्स दे हैव टू फॉलो सम ड्यूटीज़। तो ये हो गया आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब हम देख लेते हैं अपने अमेंडमेंट्स के बारे में। जैसे कि अमेंडमेंट क्या है कि आपको पता है कि कौन करता है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट करती है पार्लियामेंट में। तो ये अमेंडमेंट वहीं पे होता है। तो ये हो गया अमेंडमेंट में। तो ये पार्ट 20 में है, देख सकते हो पार्ट 20 में। और 3 टाइप से अमेंडमेंट किया जाता है। और ये आर्टिकल नंबर 368 है, ठीक है। तो जल्दी देख लेते हैं कौन कौन से मेजोरिटी है जो 3 टाइप्स में किया जाता है अमेंडमेंट। मतलब कि जो पहले है उसको अमेंड करके, जैसे कि मान लो कि पहले जो नहीं था, मान लो कि आर्टिकल 1A है, ठीक है। तो आर्टिकल 1 में स्टेट से बारे में बताया गया है, कौन कैसे है क्या है। तो उसको अमेंड करके डालना है कि हाँ स्टेट का नाम, मतलब कि किसी को अल्टर करना है, स्टेट का नाम बदलना, बाउंड्री बदलना है, तो वो अमेंडमेंट के थ्रू किया जाएगा। तो इसमें कितने कितने अमेंडमेंट है, तो याद रखना आप कहीं भी देखोगे, जैसे कि इसमें आप देखो फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट 4A में है। अगर ये 4 के अलावा कोई भी ए, बड़ा बी, कैपिटल सी या फिर स्मॉल a b c लगे, तो वो समझ लेना कि वो अमेंडमेंट करके डाला गया है। तो सबसे पहले हो गया आपका पहला टाइप का अमेंडमेंट, जो कि स्पेशल मेजोरिटी। तो स्पेशल मेजोरिटी क्या है कि सब मान लो कि पार्लियामेंट में 100 लोग आए हैं, ठीक है। तो 100 लोग में है, तो इसमें से क्या है कि जो 100 लोग हैं उसके 2/3 उसको वोट करना चाहिए। मतलब जो भी अमेंडमेंट के लिए प्रस्ताव लाया गया है, तो उसको 2/3 आदमी जो प्रेजेंट एंड वोटिंग करेगा, तब वो जाके पास होगा। तो मतलब कि आप समझ सकते हो कि 2/3 आपको वोट करेंगे, हाफ नहीं बल्कि 2/3, तो उसको बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी। एक होता है सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी क्या होता है कि सपोज कि ये, तो इसमें तो 2/3 हो गया। तो सपोज कोई भी अगर गवर्नमेंट बनाती है, तो जैसे किसी ने, जैसे कि कांग्रेस ने गवर्नमेंट बनाया, तो वो अगर आप गवर्नमेंट बनाना है तो आपको 50% सीट लाना ही होगा, तभी जाकर गवर्नमेंट बनाओगे। तो स्पेशल मेजोरिटी तब तो आपको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि इसमें तो 2/3 है। तो मोस्टली आपके जो भी अपोजिशन में पार्टी होते हैं वो तो वोट नहीं देंगे। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, जो मेजॉरिटी में आती नहीं है सरकार, बस एक आंकड़ा को जो 252 सीट है बस उसको क्रॉस करती है। लेकिन बीजेपी अभी मेजॉरिटी में है, तो उसके लिए ये दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पहले आई थी तो उसके लिए दिक्कत था कि सबको ले देकर चलना पड़ता है। सिंपल मेजॉरिटी काफ़ी आसान है, सिर्फ जितने भी मेंबर्स हैं उसके 50% अगर वोट कर दिए तो आपका वो बिल पास हो जाएगा। फिर एक होता है स्पेशल मेजॉरिटी। इसमें क्या होता है कि आपको तो ये क्या होता है कि आपको तो, जिसको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भी बोला जाता है, तो ये मैंने नहीं लिखा है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, ठीक है। तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में क्या होता है कि आपको जो आया है तो उसका तो 2/3 कराना ही है, बल्कि स्टेट से भी कराना है आपको। जितने भी स्टेट्स हैं उससे भी ये बिल पास कराना होगा, तभी जाके वो पास होगा। तो कुछ कुछ जैसे कि जो मतलब कि जो बदलने नहीं है, तो उसके लिए संविधान में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है, तो उन्होंने ये दिया है कि आपको स्टेट्स का भी मदद, मतलब स्टेट्स से भी आपको पास कराना पड़ेगा। इसका जो क्रिटिसिज्म है कि सिर्फ ये सेंट्रल नहीं कर सकती है, तो सेंट्रल पावर ही है, ठीक है। तो ओनली सेंटर कर सकता है इंडिया में।
तो सेंट्रल में कौन है, तो पार्लियामेंट है। तो मेजोरिटी इज डन बाय पार्लियामेंट, और कोई भी टाइम फ्रेम नहीं है कि हाँ आपको इतने दिन में कर ही जाना है, और कोई भी प्रोविज़न नहीं है डेडलॉक के लिए। सपोज अमेंडमेंट क्या होता है कभी कभी कि लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में गई, तो मान लीजिए कि यहाँ बीच में फंस गया, राज्यसभा के पास चला गया और वो नहीं पास कर रहा है, तो उसके लिए कोई प्रोविज़न नहीं है डेडलॉक के लिए, जॉइंट सीटिंग के लिए, जैसे कि आपको मनी बिल, फाइनेंस बिल में ये सब में मिलेगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने लोकायुक्त और लोकपाल पे। तो ये हमारा जो है उसका ये हर 15 मिनट का वीडियो आएगा। तो ये लोकपाल और लोकायुक्त के बाद हम बाकी चीज़ नेक्स्ट में देखेंगे। तो लोकपाल और लोकायुक्त क्या है, तो ये सबसे पहले इसको ये स्वीडन में आया था, कि सबसे पहले स्वीडन में आया था। तो सब उसमें जो टर्म दिया गया था उसको ओम्बुड्समैन इसको बोला जाता है। ओम्बुड्समैन इसको स्वीडन में आया था, लेकिन इंडिया में अडॉप्ट किया गया था कब, स्टेट में आपको 1970 में किया था, सेंटर में 2013 में किया गया था। आपको याद आना हज़ार उस टाइम पे मूवमेंट चला रहे थे, तो इसी के लिए लोकपाल और लोकायुक्त के लिए जो प्रोटेक्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी बोला जाता है। तो इस सेंटर में 2013 में लाया गया था, ठीक है। तो इसको कौन अपॉइंट करते हैं, लोकपाल को। पहले लोकपाल आप देख लो, सबसे पहले 1970 में आया था। आप कमेंट में बताना कि किस स्टेट में सबसे पहले लोकायुक्त आया गया था। तो इसमें क्या है कि जो भी हायर लेवल पे जो ऑफिसर बैठे हैं, तो उनको भी तो कोई कंट्रोल करने वाला होना चाहिए, तो उसके लिए लोकपाल एंड लोकायुक्त बनाया गया था। तो इसमें देख लेते हैं कि आपको अपॉइंटमेंट करने के लिए कौन कौन रहता है। तो सबसे पहले आपको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, और कौन कौन से वो मेंबर जो कंसल्ट करेंगे उनके थ्रू अपॉइंटमेंट हो गए। सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए, स्पीकर ऑफ राज्यसभा और लोकसभा के स्पीकर। तो ये तीनों जो मेंबर को रिकमेंड करेंगे उन्हीं को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। कोई भी जुडिशियल इंटरफेरेंस नहीं होगा। इसमें जो 8 मेंबर्स रहेंगे, तो सपोज 8 मेंबर्स हैं, तो 4 तो हो गए आपके जुडिशियल, ठीक है। बाकी जो बचा 2 हो गए अनरिजर्व्ड, और जो बाकी 2 है उसमें जो रिजर्व्ड कैटेगरी से आएंगे, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी, मुस्लिम माइनॉरिटी एंड वेमेन से बाकी 2 आएंगे चुन के। तो ये हो गया। तो प्रेसिडेंट किससे कंसल्ट करके बनाते हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा। और जो कमेटी होती है जो रिकमेंड करती है, उसमें कमेटी में कौन होता है, प्रधानमंत्री, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये कमेटी रिकमेंड करती है और प्रेसिडेंट कंसल्ट करके ओम्बुड्समैन या फिर लोकायुक्त को बनाते हैं। लोकायुक्त नहीं, लोकपाल, ठीक है। तो ये लोकपाल को रिकमेंड करके बनाया जाता है। और इसमें भी कुछ है कि कोई ट्रांसपेरेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगा। एनोनिमस, जैसे कि कोई टिप मान के चलो कि टिप मिला, जैसे किसी ने कोई भी विशेल ब्लोअर का काम किया, तो उसके आधार पर वो नहीं कराया जा सकता। प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए कि हाँ आपका नाम जाएगा, तभी जाके आपको लोकपाल एक्शन लेने को दिखेंगे। और इसका जो पीरियड रहता है वो 7 ईयर्स के अंदर ही, जैसे कि मान लो अभी क्राइम हुआ है, तो उसके मतलब जो भी, अगर मान लो कि सपोज लोकपाल को एक आया कि हाँ ठीक है उन्होंने करप्शन किया है, तो वो 7 साल के अंदर ही होना चाहिए। 7 साल पहले अगर 8 साल हो गया, 8 साल हो उस चीज़ को हुए, तब ये जाकर ये नहीं, आप ये इनके अंडर में नहीं आएगा। तो ये कुछ लिमिटेशन थे। अब चलते हैं सबसे पहले लोकायुक्त, जो मैंने बताई। तो लोकपाल तो 2013 में आया था, लेकिन लोकायुक्त जो है, लोकायुक्त आप देख सकते हैं, लोकायुक्त सबसे पहले आया था महाराष्ट्र में, लोकायुक्त 1970 में, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो सबसे पहले महाराष्ट्र आया था, उसके बाद उड़ीसा, फिर दिल्ली में। इसमें क्या है कि जैसे कि आप देख सकते हो, उसमें क्या था कि प्रेसिडेंट कंसल्ट किससे करते थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड स्पीकर ऑफ राज्यसभा से। यहाँ पे क्या है कि आपको गवर्नर, चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट, जो स्टेट के चीफ जस्टिस होंगे, और लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे जो स्टेट लेजिस्लेचर में, तो वो रिकमेंड करके लोकायुक्त बनाएंगे और गवर्नर उनको अपॉइंट करेंगे। याद रखना कि स्टेट लेवल पे गवर्नर अपॉइंट करते हैं और सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट। तो ये हो गया आपको ओम्बुड्समैन और लोकायुक्त और लोकपाल। तो खुश रहिए, पढ़ते रहिए, बाय बाय।